बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अब हम एक नया सब पढ़ने जा रहे हैं। पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 है, 10वीं कक्षा का। इस पाठ्य पुस्तक के 2 भाग होते हैं, गद्य और पद्य। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पद्य से संबंधित है। पद्य में दोहे, कविता, कुंडलियां, चौपाई, सवैया, ये सब आते हैं कविता के अंतर्गत। गद्य में आपको कहानी, एकांकी और नाटक, निबंधात्मक पाठ, इस तरह गद्य में होता है। तो बच्चों, ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन से ऋतु आते हैं? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के पास समाप्त होने पर कौन सी ऋतु शुरू होता है? ठीक, हमारे यहाँ ऋतुएं 6 प्रकार की होती है। यहाँ पर इस चित्र को देखिए। चित्र दिखाई दे रहा है आपको? वर्षा ऋतु में प्राकृतिक की छटा कैसी दिखती है? बहुत ही हरा भरा और मन को भाने वाला बरसात की बूंदें, ऐसी छटा हमारे मन और दिमाग को लुभा लेती है। तो आज हम आपकी कविता पर्वत प्रदेश में पावस, सुमित्रा नंदन पंत जी की लिखी हुई ये कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी की जीवनी बहुत ही अलग है। इनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ था। तो ये प्रकृति प्रेमी कवि माने जाते हैं। इनकी कविताओं में पर्वत प्रदेश में पावस जैसी कविताएं इन्होंने लिखा है। तो पूरी तरह प्रकृति पर आधारित कविता इन्हें बहुत पसंद होती है। जैसे कि हमें इनकी रचनाओं में बहुत ही प्रकृति सौंदर्य की छटा या कुछ कर गुजरने की छटा हमें तन और मन, दिमाग और दिल दोनों को तरोताजा करते हुए इस कविता में हमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने बताया है। इस चित्र को देखिए, किस तरह का चित्र है। यहाँ पर ऋतुएं कितनी प्रकार की हो रही है, किस तरह का चित्र हमें बताया गया है और कैसे कैसे इस चित्रों के द्वारा संदेश कवि हमें देना चाह रहे हैं, ये सब आपको इस कविता के अंतर्गत मिलेगी। तो देखिए, इनकी कविताओं में पहले हम थोड़ा सा कवि परिचय जान लेंगे। इनके जन्म हुआ था 1900 को। उत्तराखंड के कौसानी गांव में इनका जन्म हुआ था। ये बचपन से ही कविता लिखना शुरू किया था। उम्र थी इनकी स्कूल में ही पढ़ते वक्त। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन करना शुरू किया था इन्होंने। काव्य से पुरस्कृत पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम, रहस्यवाद, प्रकृति के अंतर्गत रहस्यवाद, इसके बाद मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी कविताएं लिखना शुरू किया। बाद में इन्होंने अरविंद के दर्शन किए तो उनका भी प्रभाव इन पर पड़ा हुआ था और इन्हें पद्म भूषण आविष्कार मिला गया। 1961 में इन्हें पद्म भूषण की सम्मानित किया गया है
और साथ ही साथ इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी विजेता घोषित किया गया है। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 को साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी मिला हुआ था। 1969 में चिदंबरा काव्य संग्रह पर इन्हें, इनकी एक चिदंबरा काव्य है, इन पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारें सम्मानित की गई है। इनकी अन्य कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिया और लोकावतन। तो सुमित्रानंदन पंत जी की मृत्यु हुई है 1977 में। तो कविता की ऋतुएं किस प्रकार की होती है, इसके द्वारा उन्होंने अपनी कविताओं को बताया। पाठ प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में आपको सारांश बताऊंगी, उसके बाद पंक्तियों के द्वारा आपका पूरा भावार्थ समझाऊंगी। भला कौन होगा जिसका मन, कहिए, पहाड़ों पर जाना के लिए मचलता है ना, जिन्हें सुंदर हिमालय के दर्शन हो, अक्सर नहीं मिलता। ऐसे अवसर हमें कहीं प्राप्त, आसपास पर्वत प्रदेश में जाना अक्सर शायद ही हम सपनों में जाते हैं। ऐसे कवि ने उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे हम लोग यह अनुभव करें कि हम हिमालय की ओर प्रकृति के गोद में चले गए हैं और हम प्रकृति का छटा के बारे में बैठे बैठे उनकी अनुभूति करते हुए अभी का अभी हम पर्वतीय प्रदेशों की सैर पर निकल पड़े हैं। प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच यानी दिल को भा लेने वाला, प्रकृति सौंदर्य को अपनी आंखों से निखरते अनुभूति देता है। यही एक सुमित्रानंदन पंत की अधिकांश कविताओं में बहुत पढ़ने के लिए मिलता है। यही अनुभूति होती है कि हमारे यहाँ आसपास सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हो और किसी रम्य स्थल पर हम चले गए। रम्य यानी उसमें ही हम रम जाते हैं। ऐसे स्थल यानी जगह पर हम चले गए हैं, पहुंच गए हैं, या उन पहाड़ों के बीच में, श्रृंखलाओं के बीच में या जंगल के बीच में हम गुजर रहे हैं। आसपास पूरी तरह प्रकृति की छटा पर हम लीन होकर इसकी आनंद उठा रहे हैं। महाप्राण निराला ने जी भी कहा था सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में, सबसे जबरदस्त कौशल्य इनमें दिखाई देता है। इनकी शैली की तरह अपने विषय में भी उपमा और समार कर मधुर मधुर और कोमल कोमल कर देने वाली कविताएं इन हुआ करती है। कैसे, यहां पर देखिए, पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश था। अब हम कक्षा से निकलकर थोड़ा सा हिमालय की ओर चलेंगे। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश था। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको बताना, पर्वत प्रदेश में पावस है। यहां पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है पहाड़, पर्वत, गिरी, प्रदेश, वहां का स्थान, में पावस, में कारक चिन्ह है, पावस वर्षा को कहते हैं। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश था, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। वहां का वातावरण देखिए किस तरह था। ऋतु पावस की चल रही थी, पर्वत का प्रदेश था, पल पल में परिवर्तित हो रहा था, यानी क्षण क्षण परिवर्तित हो रही थी प्रकृति की देश यानी वहां का वातावरण। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार यानी जो करघनी की आकार की पहाड़ की ढाल होती है उसे मेखलाकार कहते हैं। अपार अपने सहस्त्र ध्रुग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। देखिए, वहां से अवलोक रहा है
एक विशाल सा अवलोक यानी देख रहा है बार बार। विशाल आकार में जल यानी पानी, नीर, निज, निज यानी अपना, सहस्त्र अपने सहस्त्र द्रुग सुमन फाड़, सहस्त्र द्रुग सुमन फाड़ कर देख रहा, अवलोक देख रहा है बार बार अनिव जल में निज आहाकार। तो क्या चल रहा है? अपना निज जल में आहाकार को कवि देख रहे हैं। पावस रुतुति पर्वत प्रदेश, पल पल प्रकृति परिवर्तित देश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दुर्ग को फाड़। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इस प्रकृति के चरणों में देखिए, यहाँ पर चित्र पर दिखाया जा रहा है पर्वत से पानी गिर रहा है, तो यहाँ दर्पण सा दिख रहा है आपको, पानी एक दर्पण की जैसा, यानी परछाई उस पर दिखाई पड़ रही है। फैला है विशाल, विशाल यानी बहुत ही बड़ा सा। गिरी का गौरव गा गा कर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते झाग भरे निर्झर। देखिए किस तरह से कवि, फिर से मैं ये पंक्ति दोहराती हूँ। गिरी का गौरव गाकर झरझर पद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। झाग से भरे हुए झरने निरंतर झर रहे हैं, नस नस में हमें उत्तेजित करते हुए, यानी प्रकृति की सौंदर्य को देखने के लिए मोतियों से लड़ी हुई सुंदर झरने, एक के बाद एक के बाद एक मोतियों को लड़ा हुआ रहता है ना, पिरोया हुआ, उस तरह से गिरिवर के ओर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षा। देखिए गिरिवर के उर से उठ उठ कर, गिरिवर यानी पहाड़ से, उर यानी हृदय दिल से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाएं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अन्मेष अटल कुछ चिंता पार। देखिए किस तरह से झांक रहे हैं, अन्मेष अटल, दर्पण झाग फेन उर हृदय पर, उच्च आकांक्षाएं ऊंचे उठने की कामना, और ऊंचे उठने की, निर्वर नभ पर शांत आकाश पर, अनिमेष एक टक देख रहे हैं। क्या? नभ पर, आकाश की ओर, एक टक, अटल कुछ चिंता पार। तरोवर, वृक्ष, पेड़ आकाश की ओर ऊंचे चले जाने के लिए एक टक होकर देखते जा रहे। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का पार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सम भय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र भगवान खेल रहे हैं इंद्रजाल। कभी वर्षा हो रही है, कभी बादलों की छटा छा रही है, कभी सूरज की किरणें निकल रही है, तो इंद्रजाल फेंक रहा है अपना अपार जाल इस प्रकृति के वेश पर। चिंता पर यानी चिंता से डूबा हुआ, मधुर यानी पहाड़, पारद के पर यानी पार के समान धवल एवं चमकीले पंख, रवशेष बचे हुए हैं, सभ्य यानी भय के साथ शाल, शाल यानी वृक्ष का एक नाम है, एक वृक्ष का नाम है, उसे शाल कहा जाता है। ताल यानी तालाब, जलद यान यानी बादल रूपी विमान, विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। जादूगरी, इंद्रजाल जादू से फैलाते हुए अपना इंद्र फैला रहा है। तो किस तरह कवि ने इस
छोटी सी कल्पना के द्वारा अपनी कविता को यहाँ पर बताया। देखिए, हमें वर्षा ऋतु के बाद ठंड आ जाती है, ठंडी ऋतु। ठंड हमें बहुत लगने लगता है और साथ ही साथ हम लोग ठंडी के मौसम का भी यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं पहले पंक्तियों के। इसी तरह अभी पूरी कविता को मैंने समझाया है और संक्षेप में थोड़ा सा पाठ का विवरण दिया आपको। अब थोड़ा सा आप लोगों को एक छोटा सा इस पर्वत प्रदेश का और संक्षिप्त में आपको सारांश बताना चाह रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को सारांश ये याद रहता है, पाठ प्रवेश के कुछ अंश याद होते हैं, या कुछ लोगों को पंक्तियों के द्वारा मैंने समझाया हुआ भाव याद होता है। इसीलिए सभी को अलग अलग प्रकार से मैं समझा रही हूँ। कविता की यहाँ पर पंक्ति है, पर्वतीय प्रदेश था, ऋतु वर्षा हो रही थी, पल पल वहां का वातावरण पूरा बदल रहा था। नीचे दर्पण, पर्वत के नीचे जो दर्पण दिख रहा था जैसे तालाब का था, पर्वत पर हजारों फूल खिले थे। लगता था कि फूल पर्वतों के आंखों हो, जिसके यह बार बार दर्पण में अपना विराट रूप देख रहा था। पर्वत में गिरने वाले झरने झरझर स्वर में मानो पर्वत के गौरव गान को सुना रहे थे। चोटियों पर खड़े पेड़ हमारी महत्वाकांक्षाओं को सामने ऊंचे ठहरे हुए थे। वे मानो चुपचाप अपलक चिंतामग्न होकर नीले आकाश को निहार रहे थे या देख रहे थे एकटक होकर। अचानक बादल ऐसे ऊपर उठे मानो पूरा पहाड़ अपने पंख फड़फड़ा कर उड़ चला हो। झरने दिखता बंद हो गए, उनका शोर शोर रह गया। बादलों के कारण शाल के पेड़ धरती में धंस गए, यानी धरती के अंदर धंस गए, नीचे जान पड़ते थे। तालाब में उज्ज्वला धुआं देखकर लगता था मानो तालाब जल गया हो। इस प्रकार इंद्र देवता घूम घूम कर अपना इंद्रजाल बिखरते चले जा रहे थे। तो कविता कितनी अच्छी है। अब हम पर्वतीय प्रदेश से निकलकर और कुछ इस कविता के अंतर्गत आने वाले हम कुछ गतिविधियों को जानेंगे। यानी देखिए आपकी गतिविधि, इस मौसम गतिविधि देखिए, यहां आपको इस पंक्ति के जैसे कि करना है, आपको एक पंक्ति लिखना है सर्दी के ऋतु पर, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर गृह कार्य भी दिया गया है, कीवर्ड्स भी दिए हुए हैं। कविता को कंठस्थ कीजिए। इस कविता को कंठस्थ करने के बाद आपको भाव लिखने में बहुत सरल होता है, आप अच्छी तरह से भाव लिख सकते हैं। सर्दी का मौसम था, आपको एक छोटी सी गतिविधि करने के लिए यहाँ पर सर्दी का मौसम, हवा, प्रकृति, सूर्य, पहाड़ों का दृश्य। तो आज इसी के आधार पर हम अपनी एक छोटी सी कविता समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।